Hello. Good evening, everybody. I'm Dr. Amita Shah. I bring greetings from Global Women's Clinic, Palam Vihar, Gurgaon. So today we are going to talk on fibroids. Fibroids क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, is there anything that we can do to prevent these fibroids? So this is all that I'm going to talk about. And if you have any questions, please keep putting them into the chat box, and I'll be very happy to answer them. Well, so what are fibroids? Fibroids actually होते क्या हैं? फाइब्रॉइड्स को हम कई बारी पेशेंट्स मेरे आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि हमें रसौली हो गई है. तो फाइब्रॉइड्स बेसिकली हिंदी में रसौली कहते हैं. फाइब्रॉइड्स एक तरह के ट्यूमर होते हैं, but you have to understand that tumor doesn't mean cancer. Tumor is not equivalent to cancer. So fibroids are basically muscular growths जो कि यूट्रस से होते हैं. यूट्रस मीन्स द वूम या बच्चेदानी से निकलते हैं. So fibroids are basically muscular growths that arise from the uterus. So uterus अगर आप समझे, uterus is your womb या बच्चेदानी जिसमें से which is responsible for pregnancy, which is responsible for your periods. और अगर that uterus is made up of muscles, there is an outer layer of the uterus. So if I try and make you understand, अगर ये uterus है तो ये uterus की बाहर की लेयर है, ये यूट्रस की मस्कुलर लेयर है और ये यूट्रस की इनर लेयर है. सो दिस आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस कैन हैव फाइब्रॉइड्स. दिस इनर मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस कैन लीड टू फाइब्रॉइड्स, या फिर ये इनर लेयर ऑफ द यूट्रस में हैव फाइब्रॉइड्स. सो ये जो मसल होता है यूट्रस का, इसमें से ग्रो करते हैं फाइब्रॉइड्स. कई बारी पेशेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि हमारे को सिस्ट है या फाइब्रॉइड है. नाउ ये ओवरी है. ओवरी में से जो ग्रोथ निकलता है उसको हम सिस्ट कहते हैं या ओवेरियन सिस्ट कहते हैं. सो सिस्ट इज बेसिकली अ बलून और अ गुब्बारा जिसके अंदर पानी भर जाता है, और सिस्ट जो होता है वो ओवरी में से निकलता है जिसको अंडेदानी भी कहते हैं. बट फाइब्रॉइड्स आर एसेंशियली ग्रोथ्स फ्रॉम द यूट्रस. नाउ लाइक if you understand, like I said कि 3 लेयर होती हैं यूट्रस की, आउटर, मिडिल एंड इनर लेयर. तो फाइब्रॉइड कैन अराइज फ्रॉम एनी लेयर. अगर फाइब्रॉइड यहाँ आउटर लेयर से अराइज करता है और बाहर की तरफ ग्रो करता है, उसको हम सब सिरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं. नाउ इफ द फाइब्रॉइड अराइजेस फ्रॉम दिस लेयर विच इज द मस्कुलर लेयर, देन दिस फाइब्रॉइड इज नोन एज अ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड. और ये फाइब्रॉइड या तो बाहर की तरफ ग्रो कर सकता है लीडिंग टू अ सबसीरस फाइब्रॉइड, या फिर ये यूट्राइन कैविटी के अंदर जाना शुरू कर सकता है, राइट. तो उसको हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं. मतलब जो फाइब्रॉइड या यूट्राइन कैविटी इनर लाइनिंग से ग्रो करता है और यूट्रस के अंदर कैविटी के अंदर जाना शुरू कर देता है, उसको हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स. There is a subserosal fibroid, there is an intramural fibroid, and there is a submucosal fibroid. So there are 3 varieties of fibroids. Now the question arises as to when will you know or how will you know? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको fibroids हैं, या आपको कौन से ऐसे symptoms होंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरे को fibroids हैं. आप हर साल अल्ट्रासाउंड तो नहीं कराएंगे, राइट. जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे. सो बेसिकली फाइब्रॉइड से क्या सिम्टम्स होते हैं और व्हाट आर द सिम्टम्स दैट विल टेल यू दैट वेल यू हैव अ फाइब्रॉइड्स. सो सिम्टम्स आपको जो हो सकते हैं, दैट कुड बी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी. मतलब आपको हेवी पीरियड्स हो सकते हैं, आपको इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, आपको पीरियड्स के बीच बीच में स्पॉटिंग हो सकता है, नंबर 1. नंबर 2, आपको पेन ड्यूरिंग पीरियड्स हो सकता है, आपको पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं, आपको बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स पास हो सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, राइट. या फिर आपको ऐसे लगेगा कि आपका लोअर बेली और लोअर एब्डोमेन दैट इज बल्जिंग. वो आपको लगेगा कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप हो सकता है आप वेट गेन नहीं कर रहे हो, और सिर्फ आपके यूट्रस के अंदर, वूम के अंदर जो फाइब्रॉइड है उसका साइज बढ़ रहा है, जिससे कि आपका लोअर एब्डोमेन बल्ज करता जा रहा है.
राइट। अगर वो फाइब्रॉइड एक्चुअली में इतना बड़ा हो गया है कि आपका लोअर एब्डोमेन बल्ज कर रहा है, तो फिर आपको यूरिन में प्रॉब्लम शुरू होएगी। मतलब यू विल हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, आपको अर्ज टू यूरिनेशन रहेगा पूरे टाइम, क्योंकि वो फाइब्रॉइड आपके ब्लैडर के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालेगा। बिकॉज अगर ये आपका यूट्रस है और यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, तो फाइब्रॉइड आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालेगा, जिससे आपको यूरिनरी सिम्टम्स होंगे। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो सकता है, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन हो सकता है। कई बारी फाइब्रॉइड का साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो पीछे, यूट्रस के पीछे आपका इंटेस्टीन्स होती हैं, आते होती हैं, तो वो वहाँ पे कंप्रेशन करता है। उसकी वजह से हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो। देन आपको फाइब्रॉइड की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। नाउ लाइक आई टोल्ड यू, अगर आपका फाइब्रॉइड यहाँ यूट्रस की कैविटी के अंदर ग्रो कर रहा है, सो ये कैविटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी होनी है और आपके बेबी को ग्रो करना है। नाउ अब आप इमेजिन कर सकते हैं, नाउ सपोजिंग द फाइब्रॉइड इज ग्रोइंग इनसाइड द कैविटी, सो दिस विल इंटरफेयर विद प्रेगनेंसी। और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है पर चांस, देन देर आर चांसेस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शंस। आपको रिकरेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं, आपको प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। आप अगर टर्म तक पहुंच भी जाते हैं तो आपको हो सकता है बेबी का ग्रोथ नहीं हो प्रॉपर, बिकॉज जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है फाइब्रॉइड को, वही ब्लड वेसल्स बेबी को सप्लाई करती है, तो वो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं हो, तो देन द बेबी माइट नॉट ग्रो। प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, यू मे एंड अप इनटू अ प्री टर्म डिलीवरी। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको फाइब्रॉइड की वजह से हो सकते हैं। So now if you have all these symptoms, then it is very easy to diagnose fibroids. So once you go with these symptoms to the doctor, डॉक्टर सबसे पहले आपका एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। नाउ फाइब्रॉइड्स कैन वेरी इजीली बी डिटेक्टेड ऑन टू दी अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपका फाइब्रॉइड यूट्रस के बाहर है, यूट्रस के अंदर है, यूट्रस की वॉल में है, साइज ऑफ द फाइब्रॉइड क्या है, कितना बड़ा है, कितने सेंटीमीटर का है, वो एग्जैक्टली हमारे को अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। सो अल्ट्रासाउंड इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया टू टेल यू दैट वेल आपको कितने नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स पता चल जाते हैं हमको। हम एग्जैक्टली मैपिंग कर सकते हैं फाइब्रॉइड्स की कि यूट्रस के किस किस लोकेशन में फाइब्रॉइड्स हैं। सो अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी सिंपल टेस्ट and one of the diagnostic tests to tell us that okay, you have fibroids and what is the location of the fibroids. So now once you are diagnosed with fibroids, comes the question that do you really need to get treatment for the fibroids? या फिर वो सिचुएशन कब आती है जब आपको फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, या फिर क्या हर एक फाइब्रॉइड को ऑपरेट करना जरूरी है, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है? So these are all the questions that need to be answered. Now, all fibroids need not be treated. That is the most important thing that you have to understand. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सारे फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करें या फिर सारे फाइब्रॉइड्स के लिए हम सर्जरी करें। So, when do we have to treat the fibroids? या फिर फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट आपको कब कराना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम्स अबाउट 80% फाइब्रॉइड जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि वो कोई सिम्टम्स नहीं दे रहे होते, वो सिंपली यूट्रस में होते हैं, पड़े होते हैं। नाउ इफ दे आर स्मॉल इन साइज, मान लीजिए उनका साइज सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर है और वो कोई आपको सिम्टम्स नहीं दे रहे हैं, मतलब आपको कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी नहीं हो रही है, आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, देन देयर इज नथिंग दैट नीड्स टू बी डन। The only thing probably I would say is कि आपको रेगुलर अपना once in a year एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए, so that you come to know कि size of the fibroid बढ़ तो नहीं रहा है। That is all you need to do. And supposing after a year आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें आता है कि फाइब्रॉइड का साइज नहीं बढ़ रहा है, it is stable, it is still not giving you any symptoms, then there is nothing that needs to be done. So when is it that you really need treatment? So treatment of fibroid is needed. Number one, if the fibroid is leading to a problem in your conception, मतलब फाइब्रॉइड की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आप कंसीव करते हैं तो आपको बार बार फाइब्रॉइड की वजह से अबॉर्शंस हो जाते हैं, सो देन इज द टाइम दैट यू नीड टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर। या फिर फाइब्रॉइड्स आपको सिम्टम्स दे रहे हैं। आपको सिम्टम्स किस तरह से दे रहे हैं? मतलब आपके पीरियड्स बहुत हैवी हो रहे हैं, आपको क्लॉटिंग हो रही है, इतना हैवी ब्लीडिंग हो रही है कि आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है आप, या फिर फाइब्रॉइड्स बहुत पेनफुल हो रहे हैं एंड द पेन इज दैट बैड दैट आपको इंजेक्टेबल्स लेने पड़ते हैं फॉर दैट पेन,
और द फाइब्रॉइड्स आर ग्रोइंग इन साइज, और वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, और वो ग्रो करके इतने बड़े हो गए हैं कि वो ऑलमोस्ट 2 months प्रेगनेंसी, 3 months प्रेगनेंसी, 4 months प्रेगनेंसी के बराबर होते जा रहे हैं. So that is the time when you need to take treatment for the fibroids. So now the question arises कि fibroids आखिर होते क्यों हैं? Often patients come to me with ultrasound report जिसमें fibroids होते हैं, और हमेशा उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है और वो पूछते जरूर हैं, और which is very logical to ask कि आखिर fibroids मुझे ही क्यों हुए? Why did I get these fibroids? What did I do to get these fibroids? So actually there is no logical reason or no scientific reason to give कि fibroids क्यों होते हैं. इट इज जस्ट लाइक आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि फाइब्रॉइड्स एक तरह से एक मस्सा जैसा होता है. जैसे आप कई लोगों को देखते हैं कि उनको स्किन के ऊपर मस्से हो गए, बट देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन कि उनको क्यों हो जाते हैं. सिमिलरली फॉर द फाइब्रॉइड्स, सो सम पीपल मे डेवलप दोस फाइब्रॉइड्स, बट there are certain predisposing factors, या फिर मैं बोलूँ कि there are some people who are more predisposed to develop those fibroids. So who are those people? So people who have had who've had early puberty, जिनको जल्दी periods शुरू हो गए थे, या फिर जिनको menopause बहुत late हुआ, या फिर जिनके those who are not having children, right? Then in the more African Americans, those are the people who are more genetically prone to get fibroids. So fibroids, those are the people who will get more of fibroids. Fibroids now can happen at any age group, right? But generally fibroids are seen between the reproductive age group, that is between 30 to 40 years of age group. That is the time when the fibroids are usually seen. But it is not necessary. They may happen even at 50. It may happen even at 60 years. It can happen at any time, but generally they happen between 40 to 50 years of age. So now I was talking about as to when is it that you need the treatment for the fibroids. So only when the fibroids are too large, या तो बहुत बड़े हो गए हैं साइज में, या फिर वो symptomatic हैं. So that is the time when you actually need to go in for a treatment for the fibroids. Now the question arises, now what is the treatment of fibroids? So is there a medical treatment available for fibroids, or you always have to go in for a surgical treatment? Well, so medical treatment, so no homeopathy, Ayurvedic, nothing works for the fibroids. There is no homeopathic medicine, there is no Ayurvedic medicine that works for the fibroids. Yes, there are certain medical treatment for the fibroids, but they come with their own side effects. And you have to go to a gynecologist, you have to go to your doctor to check what medicines can you take, what is the right medicine that you can take, because the doctor can monitor the side effects of the medicine and give you the right dosage. But more or less, mostly in about 80% of the cases, surgery is recommended for the fibroids. Now, what kind of surgery is recommended for the fibroids? Do you have to go in for only the fibroid removal? You have to go in for a uterus removal if the fibroids are there. Are there any other methods which are non-surgical methods of the fibroid, non-surgical methods to remove the fibroid? What all is there? I would actually want to discuss all this in my next session. So do stay tuned in and wait for my next session in the next week, where I will be talking about the various treatment modalities we have to treat the fibroids. Thank you.